हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू स्टडी। तो बच्चे देखो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है ये, जो कि हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इस वीडियो के पहले हमने बेसिक सी हमने थ्योरी कुछ पढ़ी है, और हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम करेंगे बेसिक से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। वो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से रिलेटेड होंगे, और प्लस कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स होंगे आपके इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इतनी बड़ी हम क्वेश्चन को इस बोर्ड पर लिखेंगे तो है नहीं, है ना। तो आपको उनको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद एक बढ़िया सा जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से भी जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मतलब आपको एक बढ़िया सा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज को देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला को हम देख लेते हैं ना। तो बेसिक से कुछ हमने अभी जो भी फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, उनके कुछ बेसिक से जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, हम उन फॉर्मूले को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ओके बच्चे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था I इक्वल टू ए एन ई वी डी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। I इक्वल टू, ये सब आप सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलो। फिर हमने पढ़ा था म्यू ई, म्यू हमारी क्या होती थी, इसको हम कहते थे मोबिलिटी, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ये हमारा एक फॉर्मूला था। ये सारी चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसको आप पीडीएफ से भी नोट डाउन कर सकते हो, है ना, बट यहाँ से आप देख लो, ठीक है। आप चीजों को नोट डाउन करते चलो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आया था V इक्वल टू आई इंटू आर था, ठीक है। रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक रिलेशन था। फिर R इक्वल टू हमने पढ़ा था रो इंटू एल अपॉन ए। फिर रो का भी हमने फॉर्मूला निकाला था, कैसे, M अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन इंटू टाउ। टाउ यहाँ पे हमारा क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को हम यहाँ पर क्या कहते थे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते थे। उसके बाद फिर R का हमने एक और फॉर्मूला दिखा था, कौन सा, ML अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक है। फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये तो सारे के सारे फॉर्मूले आप क्या कर लो। जी आपकी क्या है, करंट डेंसिटी, याद आया। जी आपकी क्या होती थी, कंडक्टेंस। जी इज इक्वल टू आपका क्या है, कंडक्टेंस। सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, कंडक्टिविटी, 1 अपॉन रो। जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। जी आपका कंडक्टेंस है, कंफ्यूज ना होना। जी इज इक्वल टू कंडक्टेंस है, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी है। सिमिलरली फिर हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। मान लो आपके पास अगर वो एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, कंडक्टर है, वायर है, तो हम उसकी हम उसकी जो कंडक्टिविटी निकालते थे वो कैसे निकालते थे, हम ये कहते थे एन ई इंटू म्यू ई। एन आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और म्यू ई आपकी मोबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी देखो सेमी कंडक्टर भी बोल देता है, कभी कभी क्या बोलता है, सेमी कंडक्टर भी बोल देता है। तो अगर सेमी कंडक्टर बोल रहा है तो हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम ये कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, देखो अब मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर में दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो होल्स जस्ट लाइक प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है। तो हम कहेंगे एन ई म्यू ई, एन ई म्यू, ये तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। अब उसमें होल्स भी हैं, तो होल्स के लिए हम कहेंगे नंबर ऑफ होल्स, यानी कि दैट इज हम उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ होल्स को, इनटू ई। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का बेसिकली एक ही होता है, तो चाहे ई लिखो, चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहे प्रोटॉन का चार्ज, बात देखिए, ठीक है। इनटू म्यू इंटू एच, यानी कि मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। म्यू इंटू एच नहीं, म्यू एच, ये म्यू मोबिलिटी हम दिखा रहे हैं, किसकी, होल्स की मोबिलिटी को दिखा रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपके क्या बोल देगा, सेमी कंडक्टर बोल देगा। तो सेमी कंडक्टर में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इतनी बातें क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं करा सकते। हाँ, उसके बेसिस पे आपको बस अब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और साइड में बच्चे काम और आप करना कि साइड में एक अलग से फॉर्मूले की एक कॉपी बना लेना, ठीक है ना। और स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जितने भी हम टॉपिक्स पढ़े हैं, और उन सारे टॉपिक्स में जो भी आपकी अगर एक छोटा सा भी अगर कहीं फॉर्मूला अगर आया है, कहीं एक कॉन्सेप्ट आया है, कॉन्सेप्ट की बेसिस पे अगर कहीं फॉर्मूला बन रहा है, तो आप उन सारे के सारे क्या करोगे, क्वेश्चन को सारे के सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करते चलो, ठीक है ना। ये बात आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। एक साइड में एक अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी भी प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। और प्लस उस फॉर्मूले वाले कॉपी में न्यूमेरिकल्स हम जो भी लगाएंगे, तो उस न्यूमेरिकल्स में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ रहेगा, आप उस कॉन्सेप्ट को भी मेंशन करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। अभी हम बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें बहुत सारे आपको एक नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कह लो कि वो चीजें पहले से है, बट आपने उसको कभी पढ़ा नहीं ध्यान से ना, तो आप उन सारी चीजों को भी क्या करोगे, उस कॉपी में नोट डाउन करो। ये पढ़ने का बच्चे बेस्ट तरीका है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल्स, चलो। ओके, वैसे देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, क्या कह रहा है। अ सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 0.45 इंटू 10⁻12 पर मीटर क्यूब। याद रखना यहाँ पर हम जो भी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, यानी कि हम जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, हम वो पर मीटर क्यूब ले रहे हैं, यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपके उतने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। यहाँ पे आप जो भी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ जो भी आप इलेक्ट्रॉन्स लोगे वो आप पर मीटर क्यूब लोगे, है ना। दैट इज मीटर की पावर -3, दैट इज पर मीटर क्यूब, एक ही बात है। एंड होल्स कंसंट्रेशन, यानी कि देखो क्या दिया हमने आपको बताया था, सेमी कंडक्टर है। अगर एक नॉर्मल अगर एक वायर बोलता तो हम केवल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते, लेकिन सेमी कंडक्टर है तो सेमी कंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वाले वीडियो में कि कैसे होता है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं। तो अब होल्स की भी कंसंट्रेशन दे दी गई, मतलब कि नंबर ऑफ होल्स दिए गए हैं, दैट इज 5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। कह रहा है कि फाइंड इट्स कंडक्टिविटी। अभी जस्ट आपको एक थोड़ी समय पहले आपको एक फॉर्मूला मिला था कंडक्टिविटी का। क्या आपको फॉर्मूला मिला था? देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन करते हैं भाई कि मेरे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास सेमीकंडक्टर हैज अ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दैट इज n दे दिया, और n हमारा कैसे दिया है, पर मीटर क्यूब में दिया। तो n इज इक्वल टू दिया है 0.45 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये आपका n दे दिया है ना। अब फिर मैंने कहा था कि होल्स को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, है ना। तो नंबर ऑफ होल्स दैट इज p इज इक्वल टू, दैट इज हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 × 10⁻20, है ना, पर मीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। फिर कह रहा है कि फाइंड इट्स कंडक्टिविटी। अभी आपने थोड़ी देर पहले आपको क्या निकालना है, आपको कंडक्टिविटी निकालना है, दैट इज आपको सिग्मा निकालना है ना। और आपने अभी एक फॉर्मूला देखा था, क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, NE μe प्लस PE μh। μh का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, μe का मतलब क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब यहाँ से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, E। तो हम क्या कर ले, हम यहाँ से E को ले लेते हैं कॉमन। क्या बचेगा मेरे पास बचेगा N और μe प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, है ना। देखो अब बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात है इसको सॉल्व करना। मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है ना। हम इसको करने वाले हैं क्या, सॉल्व करो। पहले वैल्यू रखते हैं, आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। तो ई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। वो चाहे होल्स का हो चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, दैट इज प्रोटॉन्स हो या चाहे इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज तो हमेशा दोनों का सेम होता है ना। ये तो आपने पढ़ा है। एन की देखो, एन की वैल्यू हम रख देते हैं कितनी, 0.45 इंटू 10⁻12। ठीक है, इंटू μe की देखो वैल्यू कितनी, आप अपनी कॉपी में देखो, आपने गिवन किया ना, तो गिवन देखो कितना है, वो गिवन दिया हुआ है क्या है, μe इक्वल टू कितना दिया है, 0.135, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, ओके, प्लस, ओके सर प्लस लगा दिया। P, नंबर ऑफ P देखो कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻20। ठीक है, और प्लस म्यू इंटू एच, सॉरी म्यू एच का मतलब क्या, मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ देखो होल्स आपकी दी गई है कितनी, 0.048। ओके, ये आपकी मोबिलिटी ऑफ होल्स दे दी गई है। सिंपली देखो हमें इसको करना है सॉल्व, है ना। कैसे सॉल्व किया जाए, अब देखो बच्चे यहाँ से बात में एकदम ध्यान समझना। आपने कहा सर इतना इतना लंबा कैसे सॉल्व करते हैं, मेरी बात ध्यान समझना। अगर आपने 11th में सीखा है अच्छी बात है, नहीं सीखा है मेरे साथ सीखो। देखो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, 1.6 इंटू 10⁻19। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर सबसे पहले हम इस बड़े वाले टर्म का बहुत ज्यादा हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर है 10⁻12 है और यहाँ पर है 10⁻20। तो आप मेरे को बताओ कि इस 10⁻20 को हम 10⁸ इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁸ इंटू 10⁻12। इस 10⁻20 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इस पूरे के पूरे टर्म में आपके पास क्या है, 10⁻12। इस पूरे के पूरे टर्म में आपके पास क्या है, 10⁻12, है ना। बात तो मेरी समझ रहे हो। तो हमने यहाँ से कॉमन क्या ले लेना है, हमने कॉमन ले लेना है 10⁻12। हम यहाँ से ले लिया कॉमन। क्या बचा भाई मेरे पास, अब जो चीज बचा ना आप उसको साफ साफ लिख लो। अच्छा देखो बस लिखने से पहले आप इनका क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा। ठीक है, ये आपको नोट तो मिल जाएगा। ये आपका आएगा लगभग 0. आपने मल्टीप्लाई किया तो 0.06075। ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। और आपने यहाँ से 10⁻12 तो कॉमन ले लिया है, यहाँ पर तो और कुछ नहीं बचा, प्लस अब आप इसका 5 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो, यहाँ से हमने 10⁻12 हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, अभी 10⁸ बचने वाला है, इसे हम हटा देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 8 5 40 0 और 5 24 1 10 100। ठीक है, 0.240 इंटू 10⁸। बोलो मेरी इतनी बात ये समझ में आ रही है क्या, बताओ। अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना।
देखो अब 1.6 इसको आप सॉल्व कर लो तो 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर 12 तो कितना बचेगा 12 7 19। ओके तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 बोलो ये बचेगा इंटू। अब देखते हैं यहाँ पे अंदर का काम देखते हैं। देखो इधर हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पे 0.06075 है, मतलब ये नियर अबाउट 1 भी तो नहीं है। 1 क्या छोड़ो, ये 0.1 भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? 0.1 तो छोड़ो, 0.1 तो छोड़ो, मतलब 0.1 भी नहीं है, 0.0 के आसपास समथिंग कुछ है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ऐसा है तो अगर हम ये वाली वैल्यू तो बहुत बड़ी है, मेरी बात समझना। अगर हम इसको ऐसे अगर लिखते हैं 2 4 है ना, कितने बार है 8 है यहाँ पर 10 टू द पावर 8 है ना, तो 2 4 0 और ऐसे आप 8 0 और लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी बात समझना, अभी करना नहीं तो कितने 0.0 1 2 3 1 2 3 ज्यादा जाता है यहाँ तक। सॉरी ओके 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 10 टू द पावर 8 है ना, ठीक है। हमें कहा हमें कितने पॉइंट हमें आगे जाने हैं? हमें लगभग 8 पॉइंट हमें आगे जाने हैं। ओके ठीक है, मतलब कि ठीक है अगर हम इसका पॉइंट लगाएं तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, मतलब छोड़ दो इतना जीरो हटा दो तो कितना है 1 10 100 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। अगर आप इस बहुत ज्यादा बड़े नंबर में अगर आप 0.01 नियर अबाउट भी अगर आप ऐड करते हो तो इस पे कुछ खास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेरी बात समझना, हम इसे यहाँ से कर रहे हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही कम वैल्यू है एज कंपेरिजन टू दिस। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से इस वाले टर्म को कर दिया नेग्लेक्ट। तो क्या बचा मेरे पास बचा 0.24 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियर है इतनी बात? अब क्या कर दो आप इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 1.6 का जब आप 0.24 में जब आप मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है, तो ये आपका आएगा ओके ये आपका आएगा 0.384। ठीक है। अब देखो यहाँ 10 टू द पावर माइनस 7 और यहाँ 10 टू द पावर 8 तो कितना बचेगा? इंटू 10 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 3.84 ना। ये आपकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो हम इसको कहते हैं ना सीमेन, क्या कहते थे? सीमेन कहते थे। ओके, सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी हो जाएगी। ये हमारा फाइनल सा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने आया आपको, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फॉर्मूले में तो एकदम सी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी आपको इसमें सॉल्यूशन में। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नेग्लेजिबल है इसके कंपेरिजन में, ऐसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया? हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चे बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। ट्राई करो एक बार, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिया? देखो क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4.5 वोल्ट, यानी कि क्या दिया है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और गिवन करते हैं भाई, है ना। गिवन करते हैं तो गिवन आंसर मेरे पास क्या है? कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4.5 वोल्ट, दैट इज आपका ये दे दिया V इक्वल टू कितना दे दिया? 4.5 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, कोई एक वायर है ना, और उस वायर की लेंथ है 0.1 मीटर, दैट इज L इज इक्वल टू कितना दे दिया? 0.1 मीटर। ये आपका L की वैल्यू दे दी गई है। फिर कह रहा है कि इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज Vd, है ना। किसे नहीं पता ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में? Vd इज इक्वल टू कितना दे दिया है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं? मेरी भी वेलोसिटी ज्यादा फास्ट हो गई क्या? ओके ओके, अब स्लो करके देख सकते हो अगर बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं। बहुत आसान है ना, इसलिए थोड़ा सा बहुत जल्दी बता रहे हैं, चीजों को जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है ना। कम समय में ज्यादा चीज कर ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास दे दिया मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, दैट इज हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है म्यू की वैल्यू हमें चाहिए। अब बताओ म्यू का फॉर्मूला कौन नहीं जानता भाई? किसे नहीं पता? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एज वी नो म्यू इज इक्वल टू होता है क्या? VD अपॉन E। अब देखो आपके पास क्या क्या है? क्या आपके पास VD है? हाँ भाई मेरे पास VD है। क्या आपके पास E है? नहीं आपके पास E नहीं है। कोई बात नहीं, हम E का भी फॉर्मूला जानते हैं। एज वी नो इज इक्वल टू V अपॉन L। रख दो भाई, V की वैल्यू कितनी है? 4.5 अपॉन L की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो क्या कर दिया जाए? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना जाएगा? 45 और क्या जाएगा? वोल्ट पर मीटर। ये आपकी क्या निकल गई? E निकल गई। रख देते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे। सो क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दैट इज को हम कहते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 VD। ओके, कितना दे? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन E की वैल्यू कितनी है? ये 45। ठीक है ना। कितना आ जाएगा? लगभग ये आ जाएगा आपका 15। देखो ये आपका कितने बार में कट जाएगा? 1.5 है ना। ओके,
तो लगभग ये आपका आएगा 1/3, ठीक है। अच्छा, और एक मिनट कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, देखो आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 15/450। तो 15 3 और एक 0 दैट इज 30, ठीक है ना। और ऊपर क्या बचेगा? इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, अब देखो, अब इसे आप सॉल्व कर लो। तो इसका एक 0 जो है ना, क्या करो, इसका जो एक 0 है ना वो ऊपर भेज दो। बात में समझ रहे हो? इसका एक 0 हम क्या कर रहे हैं? हम ऊपर भेज दे रहे हैं, ऊपर भेज दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? देखो, जब 10 दैट इज 1/, ऐसे समझो कि 1/3 इंटू 10 है। तो 10 ऊपर गया तो कितना हो गया? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 10⁻5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1/3 इंटू 10⁻⁵। अब इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? क्या जाएगा? लगभग 0.3333 ऐसे चलता रहेगा, इंटू 10⁻⁵। पॉइंट को यहाँ लगा लो तो कितना हो जाएगा? 3.3, यानी कि आपने 10 का मतलब पॉइंट आपने इधर लगा दी ना, तो पावर क्या हो जाएगी? पावर जो है माइनस में और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है? किसको पता है? मीटर स्क्वायर और पर वोल्ट सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे बात सुन, कितना आसान है। अभी डिफिकल्ट वाले पे आते हैं। अभी तो ये बच्चों वाला भी ये क्वेश्चन है, बट आप ये सारी चीजें करते चलो, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो ना, अब इसके बाद आप अपनी बुक में से क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। या फिर अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के PDF में आपको मिल जाएंगे, आप जा करके लगाओ। बट अभी आप सीखो, अभी आप नए टाइप के क्वेश्चन सीखो, ठीक है ना। चलो एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ओके वैसे देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपकी स्क्रीन पर। आइए खेलते हैं कैसे है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ओके, आप देख रहे हो, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो। ये आपके NCERT का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ट्राई किया जाए, लगाया जाए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? कह रहा है द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई जो चीज बोला है हम उसे राइट डाउन करते हैं ना, मेरी बात समझना, ठीक है। क्या कह रहा है? अच्छा, एक मिनट पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। सेम वही चीज, डेंसिटी दे दी गई है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया पर मीटर क्यूब, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, वो आपसे टाइम पूछ रहा है। वो डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है, कॉपर वायर की डिस्टेंस दे दी गई 3 मीटर। समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा है ना एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग। कॉपर की वायर जो है वो 3 मीटर लॉन्ग है। बस ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरी एंड तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स हाउ मच इट टेक टाइम्स, है ना। टाइम आपको निकालना है टू अदर एंड, फुल स्टॉप। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, यानी कि ए दे दिया है, एंड इट्स कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। ओके, यानी कि जो करंट ले जा रहा है अपने इस वायर में वो 3 एम्पियर की करंट ले जा रहा है। और वायर हमारी 3 मीटर लॉन्ग है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया गया है, ठीक है, एरिया दे दिया गया है। तो आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको समझना है, अपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। देखो अब आप जो आपके पास जो फॉर्मूले की जो कॉपी है ना, तो आप फॉर्मूले में क्या नोट डाउन करोगे? उस फॉर्मूले वाली कॉपी में आपने फॉर्मूला तो नोट डाउन किया ही है, और साथ ही साथ एक काम ये भी करोगे कि इस क्वेश्चन में जो भी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा ना, आप उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लोगे। ऐसे पढ़ाई करना बच्चे, मेरी बात ध्यान समझना, ऐसे ही आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। जो भी आप एक्स्ट्रा कॉपी बना रहे हो, उस एक्स्ट्रा कॉपी में क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आप उन कॉन्सेप्ट को अपने फॉर्मूले वाली कॉपी में मेंशन करोगे। ये पढ़ने का बच्चे बेस्ट तरीका है, मेरी बात समझ लो। हम लोग भी अपने समय में ऐसे ही पढ़ते थे। मेरी हमेशा एक एक्स्ट्रा अलग फॉर्मूले की कॉपी होती थी, फिजिक्स की, स्पेशली फिजिक्स की होती थी, ठीक है। और केमिस्ट्री की एक छोटी सी ऐसे डायरी टाइप से ऐसे बना लेते थे, उसमें इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हमारे होते थे वो हम उनको नोट डाउन ऐसे करते चलते थे, ठीक है ना। तो आप ये काम जरूर करो, जब भी आप न्यूमेरिकल्स लगाने बैठो तो आप उस कॉपी को जरूर लेकर के बैठो, ताकि आपको जो भी उस क्वेश्चन से जो भी कंक्लूजन मिला, जो भी आपको लगा कि अरे नहीं ये तो एक मेरे को एक्स्ट्रा नई चीज पता चली है, तो आप उस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। क्लियर है मेरी बात, है ना। और वीडियो की स्किप देखो मत किया करो, आप ही का लॉस होगा, हम आपको बार बार बताते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले हम गिवन करते हैं बच्चे, क्या गिवन है मेरे पास? क्या है कि द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज n इज इक्वल टू दे दिया, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। 8.5 इंटू 10⁻28
पर मीटर क्यूब, ये आपका दे दिया गया है। अच्छा, फिर कह रहे कि हाउ लॉन्ग, देखो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए है ना। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग, दैट इज एल इज इक्वल टू दे दिया 3 मीटर, और आपसे टी इज इक्वल टू साफ साफ पूछ लिया है ना। एल इज इक्वल टू दे दिया आपके पास 3 मीटर, और आपसे टी इज इक्वल टू साफ साफ पूछ रहा है। टू इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए इज इक्वल टू दे दिया है, कितना दे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ गया, ऑफ द वायर इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर, सही बात है। एंड इट्स कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। ओके, तो आई इज इक्वल टू आपके पास दे दिया है, आई इज इक्वल टू दे दिया है 3 एम्पियर की, आई इज इक्वल टू हमें निकालना नहीं है, 3 एम्पियर की हमारे पास आई जो है वो करंट हमारे उस वायर में फ्लो हो रही है। सिंपल, मेरी बात समझो, आपको निकालना है टाइम, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, आपने फॉर्मूला देखा होगा जैसे अब अगर आप 10th क्लास वाली बात करो तो आप कहोगे सर हम फॉर्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, और हम क्यू इज इक्वल टू क्या रख देंगे, एन ई अपॉन टी, और यहाँ से हमें आई पता है, एन हमें पता ही है, और ई हमें पता ही है, और टी निकाल लेंगे समझ रहे हो मेरी बात। तो ये वाली कहानी खत्म हो गई है ना। जिन बच्चों को लग रहा है कि इतना आसान सा ये क्वेश्चन है, तो ये कहानी 10th क्लास तक आते आते हो गई फिनिश। अब आपको थोड़ा सा ग्रो अप होना है। यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा और दे दी गई है, यहाँ पर लेंथ भी दिया गया है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर वायर का एरिया भी है, तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। पर्टिकुलर एरिया का भी तो हमें ख्याल रखना है। तो ये सारी बातें, तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बेसिकली आप ये जानते हो। पहले इस क्वेश्चन की हम समरी समझ लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन नहीं जानता ये, टाइम इज इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन, फॉर्मूला सही लिखे ना, हाँ ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको यहाँ से टाइम निकालना है, डिस्टेंस का मतलब कि आपकी ये जो कितनी लंबी वायर है दैट इज एल, अपॉन स्पीड हम यहाँ से कौन सी स्पीड लेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, दैट इज वीडी लेंगे, है ना। तो ये हमारा मेन आंसर होना चाहिए, टी इज इक्वल टू एल अपॉन वीडी। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस वीडी निकालना है, और आप देखोगे कि इस वीडी को निकालने के लिए आपको ए भी यूज करना पड़ेगा, एल भी यूज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, ठीक है। वीडी तो हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें फाइनली चाहिए इस क्वेश्चन से, इस प्रॉब्लम से हमें वीडी निकालने किसी तरीके से, और अगर हमने वीडी निकाल लिया तो हम टी इज इक्वल टू एल अपॉन वीडी भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलो देखें कितने बच्चे वीडी निकाल सकते हो। ये साइड में अपने कहीं नोट डाउन ऐसे साइड में कर लेना, ठीक है ना। ये समरी, किसी भी क्वेश्चन की एक समरी पहले देखा करो, ठीक है। तो हमने गिवन सर इतनी सारी चीजें कर ली। अच्छा, तो हमें एक फॉर्मूला पता है भाई, आई दिया है और हमें वीडी निकालना है, और ए भी दिया है, एन भी दिया है, ई भी दिया है, तो हमें एक रिलेशन पता नहीं है क्या, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। बोलो किसे नहीं पता। तो वी डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई अपॉन ए एन ई। आई की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। अब देखो जब भी इस तरीके से इतना बड़ा वाला अगर डिवीजन आ जाए ना, तो क्या किया करो, अगर मान लो अपॉन में अगर कुछ चीजें हैं तो पहले आप उनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लोगे, अपॉन में जो भी जितनी भी चीजें हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर लोगे, एंड लास्ट में आप सबको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कभी भी ऐसा मत करना कि आधा इसको काटा और कुछ समथिंग पॉइंट कुछ बचा तो नहीं, ऐसे कभी मत करना, हमेशा गलत आएगा आंसर। मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर में जितनी भी चीजें होंगी आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी जितनी, हाँ अगर कंप्लीटली अगर कहीं कट रहा है, मेरी बात समझना, अगर कहीं कंप्लीटली अगर कट रहा है तो आप कंप्लीटली कट कर सकते हो, काट सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 है और ये 2 है तो चले हम इसको 2 से काट देते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि हम इस 2 से काट देते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, नहीं, ऐसा कभी मत करना कि यहाँ पे 1.5 समथिंग ऐसा कुछ आने लगेगा, ठीक है, वो ऐसा मत करना, ठीक है ना। क्योंकि फिर पॉइंट में कभी कभी होता है कि पॉइंट आप 2 पॉइंट तक ले लेते हो, 3 पॉइंट तक ले लेते हो, बहुत ज्यादा पॉइंट तक जाते हो, तो फिर आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इस पूरे नीचे वाले को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। अब इतना मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, बोलो, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वीडी इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, ऊपर 3 ही रहेगा, और मैंने इस पूरे का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया लगभग 27.2, ठीक है। और मेरे पास ये 6 था, 28 था, 19 का, मैंने इनको सॉल्व किया तो यह है मेरे पास 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब कैसे सॉल्व किया जाए भाई,
अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 27.2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पहले इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इस 10⁻³ का इसमें मतलब क्या करते हैं, एक बार हम इसका 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 10⁻² बचेगा, तो देखो क्या बचेगा 3/272, ठीक है। और ये 10⁻³ को हम ले जाते हैं 10 अब यहाँ से देखो क्या कितना बचेगा 2, तो इस 10⁻² को ले जाते हैं ऊपर, दैट इज बचेगा 10⁻⁻²। अब यहाँ 3 है, यहाँ 272 है, तो भाई क्या किया जाए, देखो क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं कैसा किया जाए, बताओ। अच्छा एक मिनट रुको, हम क्या करते हैं यहाँ से, देखो बात नहीं समझना, 3 है, हम इसको 300 बना लेते हैं, कैसे 300, मतलब आपने 300 किया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर 10⁻⁻, मतलब आपने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो आप 100 का क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे ना। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं। देखो आपने कहा सर मेरे पास 3 था, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा बच्चे, भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, अब ये 10⁻² है, 100 का मतलब क्या 10⁻², और ये 10⁻² चला गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा 10⁻², तो हम वही लिख रहे हैं 300 × 10⁻², और यहाँ पे पहले से क्या है 10⁻²/272। अब डिवाइड कर दिया जाए, अब डिवाइड कर दोगे वही वाला बच्चों वाला डिवाइड, ये चाहो तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, समझ रहे हो मेरी बात है। तो जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो कितनी बार ले जाओगे, 1 टाइम तो ले जाओगे, है ना, 1 पॉइंट समथिंग 1 के आसपास आएगा, तो VD = आपके पास कितना मिलेगा 1.1 × 10⁻⁻⁴ मीटर/सेकेंड, ठीक है, 1.1 × 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया, तो आपको निकालना है भाई, सिंस वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपना लगा दो, क्या डिस्टेंस अपॉन क्या होती है स्पीड, फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस दैट इज आपका दिया है L/VD, सो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 3 मीटर, अपॉन VD कितना आया है, VD कहाँ गया, ये 1.1 × 10⁻⁻⁴, ये क्या होगा माइनस, जो 10⁻⁻⁴ है ये कहाँ चला गया ऊपर, तो कितना आ गया 3/1.1 × 10⁻⁴। अब ऐसा करते हैं कि हम उसमें ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 30/11 × 10⁻⁴। सो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिख रहा है आपको, T इज इक्वल टू दिख रहा है ना, T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 11 लगभग कितनी बार मिल जाएंगे आप, 2.11 2 लगभग 8, तो 0 तो लगभग 7 है ना, लगभग 7, और फिर कितना आएगा 3, तो 11 2, तो लगभग 2.72 × 10⁻⁴ क्या आएगा 4 सेकेंड, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, वहां से मतलब 3 मीटर लंबी वायर जो है चलने में लगभग उसको जो है इतने सेकेंड्स लग जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको अगर आवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 60 से क्या करना पड़ेगा भाई, सेकेंड है तो सेकेंड को आप कन्वर्ट करोगे मिनट में, फिर मिनट को आप सेकेंड करोगे आवर में, ठीक है ना, मिनट, तो आपका ये लगभग आ जाएगा 7.57 आवर्स के आसपास आपका आ जाएगा। इतने ज्यादा टाइम जो है वो उसको लगेगा, है ना, 3 मीटर वायर में एक जगह से दूसरी जगह का जाने में, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है न्यूमेरिकल्स की, आई मेरी बात समझ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके वैसे देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 4th जो है वो आपको PDF में मिल जाएगा, और बहुत ही आसान है, आप ट्राई कर लोगे लग जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है ना, आपको 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, बेसिकली मुझे लगा कि शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोग को, इसलिए बता देते हैं। देखो क्या है कि फाइंड अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर। बहुत ज्यादा तेज तो हम नहीं बोलते ना यार, आप इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करके बताओगे सर आप बहुत तेज बोलते हैं, या फिर चलो ठीक है इतना नॉर्मल है सर, आप ऐसे ही पढ़ाया करो, ठीक है। आप ये चीज थोड़ा सा जरूर बताना। देखो कह रहा है कि फाइंड अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और जो भी चीजें गिवन होती है ना हम उनको पहले राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन बच्चे देखो करने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ो और जो भी चीजें गिवन है 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, जितनी बार जब तक आप समझ में आए तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा नहीं कि बार पढ़ते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिवन करते हैं, क्या दिया भाई मेरे पास लेंथ दे दिया, दैट इज L = दे दिया, ठीक है ना, L = दे दिया, कितना दे दिया
2 मीटर दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर, दैट इज ए इज इक्वल टू दे दिया। अब देखो 1 ए इज इक्वल टू जो दिया है 1 mm स्क्वायर दिया है ना। तो mm स्क्वायर है और हमें पता होता है भाई कि हमें जो यूनिट रखनी होती है वो किस में रखनी होती है, वो मीटर में रखनी होती है, मीटर स्क्वायर में रखनी होती है। तो ये तो mm स्क्वायर में दिया है, तो देखो क्या करें। अच्छा ये बताओ 1 mm स्क्वायर, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 mm इंटू 1 mm। देखो कितना आसान सा तरीका है कन्वर्ट करने का। तो अब आपको पता है क्या कि हाउ मेनी मीटर इन 1 mm, तो कितना करते हो 10 टू द पावर 1 अपॉन 10 टू द पावर, मतलब 1 अपॉन 1000 करते हो, या 10 टू द पावर -3 करते हो, और 10 टू द पावर -3 मीटर इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये तो करोगे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो अब एक ही जगह आप क्या रखोगे 1 mm नहीं रखोगे अपने न्यूमेरिकल में, क्या रखोगे 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर रखोगे। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मतलब ठीक है, फील कर पा रहे हो, आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप किसी चीज को जो आप समझ जाते हो ना बहुत ही अच्छे तरीके से, तो जितनी जल्दी हो सके, है ना, बहुत ही अच्छे वे में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बहुत ही फास्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए आपकी भी लाइफ में, मतलब पता नहीं अब आपको, चलो छोड़ो, ठीक है, आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, फिर हमने आगे पढ़ा, हमें क्या दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, दैट इज V इज इक्वल टू, साफ साफ दे दिया है कितना 4 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। ओके 4 वोल्ट, ये क्या चल रहा था। ओके, उसके बाद और क्या दिया देखो, बैटरी 4 वोल्ट गिवन दैट ई मोबिलिटी दैट इज म्यू इज इक्वल टू दे दिया, म्यू इज इक्वल टू कितना दे दिया 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, और वोल्ट इनवर्स कह सकते हो और सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो, ठीक है ना, ये अलग चीज है, ठीक, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अच्छा जी, और क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 8.5 इंटू, अच्छा नंबर ऑफ दैट इज n दे दिया। और याद रखना यहाँ पे n हमेशा हर बार देखो कैसे दे रहा है, पर मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब में ये दे रहा है। ये कैसा जुड़ा भाई है क्या, ये जो इधर से उधर जा रहा है। अच्छा, ओ खिड़की खुली थी और लाइट कटी थी और केवल यहीं पर लाइट जल रहा है, तो इसलिए सारे के सारे जो कीड़े हैं ना वो इधर की तरफ भागे चले आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना इनको जन्नत मिल गया, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। ओके, लिख लिया जाए, देखो n कितना दिया है, n दिया है मेरे पास 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये दिया है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, आपको निकालना क्या कह रहा है, फाइंड अ करंट फ्लो, दैट इज आपको निकालना है I। अब I का फॉर्मूला कौन नहीं जानता भाई, I इज इक्वल टू क्या होता है, VD एक साथ बोलेंगे, VD दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है सर, आपने कहा VD, तो आपको तो सर VD नहीं पता, बट कोई बात नहीं, VD का हम दूसरा भी तो फॉर्मूला जानते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। याद आया, आ गया सर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं सिंस एज वी नो VD इज इक्वल टू होता है म्यू E इंटू E। अब देखो, अब सर E भी तो नहीं पता, कोई बात नहीं, हम E का भी फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एंड E इज इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन L, होता है ना। ओके, तो V की वैल्यू देखो कितनी दे दिया गया, साथ साथ 4 वोल्ट दे दिया गया है, अपॉन L इज इक्वल टू कितना दिया है, आप L इज इक्वल टू कितना रखोगे 10 टू द पावर -6 रखोगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर क्या 6 क्या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आपने V निकाल लिया, अब आपने जब V निकाल लिया तो आप VD निकाल लो। सो VD इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, रख देते हैं। सो VD इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू E की देखो वैल्यू दी गई है कितनी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 और इंटू E देखो हमारा कितना आया है 4 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर है इतनी बात। अब हम इसे क्या कर ले, सॉल्व कर लें। ओके, ठीक है, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो या फिर देखो हम क्या करने वाले हैं, और हम डायरेक्टली I का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, है ना, क्या AN E और VD की जगह देखो हम क्या रखने वाले हैं, VD की जगह हम रखने वाले हैं म्यू इंटू E, यानी कि म्यू E इंटू E, ठीक है। और हमें म्यू इंटू E की देखो वैल्यू हमें पता है, क्या है ये, दैट इज जिसको हम VD कह रहे हैं या म्यू, चाहे जैसे करो ना, मतलब समझ गए मेरी बात को, आप समझ गए है ना। तो A की वैल्यू कितनी रख दी जाए 10 टू द पावर -6 इंटू N की वैल्यू देखो कितनी हमें रखनी है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू म्यू की वैल्यू हमें देखो कितनी रखनी है, ठीक है, इंटू E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू म्यू ई। देखो इस पूरे की वैल्यू हम रखते हैं VD, और VD हमने निकाले, ये पूरा है कितना
4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो भाई देखो 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर -6 तो ऐसे ही कैंसिल आउट आपके हो जाने हैं। ठीक है, ओवरऑल जब आप चीजों को जब सॉल्व करोगे है ना, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, ओके आपने इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया और ये आ गया लगभग 3.3 एम्पियर, और ये मेरा आंसर हो गया गलत। ओके 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 एक मिनट बस मेरे को 1 मिनट दो, 1 मिनट तो मेरे को, कहाँ गलती कर रहे हैं यार। देखो ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है कि आप गलती कर रहे हो और आपको पता है, आप बता भी नहीं सकते आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। देखो 1 मिनट जस्ट एनालाइज करने दो। ओके यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, V/L है ना, V/L है और मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, मैंने यहाँ पर एयर वैल्यू रख दी है, दैट इज 1 mm। ना यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप मेरे साथ गलती कर रहे हो तो इसको आप इम्प्रूव करना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास होगा 0.2। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे, ये चीज़ आप मिस्टेक आप ही करोगे अगर ये हो तो, ये आपका आ जाएगा 20 है ना, 4/0.2 है ना, तो मल्टीप्लाई किया 40/2 दैट इज 20 क्या वोल्ट पर मीटर। तो जहाँ E है ना, इसकी जगह वैल्यू हम क्या रखेंगे 20, यानी कि म्यू इंटू ई, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 20। ठीक है, और 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू इसकी जगह हम क्या रखेंगे, बस यहीं पर गलती हुई थी, इंटू 20। ठीक है, और मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये अब आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 1.22 एम्पियर। अब ये आपका आंसर जो है वो सही है। क्लियर है ना, तो हम लोग यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में होती है, ऐसा ही कुछ है ना, कहावत है जो भी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात समझना। और उस क्वेश्चन के जो भी आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो भी आपको पता चले ना, वो आप अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी में जरूर मेंशन करना। देखो बच्चे, पढ़ने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, यही पढ़ने का तरीका है। ठीक है, कि आपने जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, आप उनकी खुद से समरी बनाओ, है ना। ऐसा नहीं कि सर अब आप वो कर दो, रिवाइज वाली वीडियो बना दो, ये वो तो ठीक है, वो होंगी, वो बात की बात है यार, लेकिन आप पहले खुद से तो अपने आप को तो पहले आप प्रिपेयर करो। मेरी बात समझ लो। चलो बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चे, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। ठीक है ना, मेरी बात बस ध्यान से समझते चलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का, इस चैप्टर का कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत सारे इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखो पता चलेंगे, जो भी आपने 11th क्लास में जो भी आपने पढ़ी थी। देखो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लो या आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो पहली चीज आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज आपको निकालना है वीडी। ठीक है, आपको वीडी निकालना है। स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दे दिया है। मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट दे दिया कितना फ्लो हो रहा है। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कह रहा है कि जो एटम्स हैं, है ना, बेसिकली वो 1 इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ हमें एटम्स निकालने हैं, मेरी पास मिल रहा है, हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे और जितने एटम्स होंगे हम उतने हमारे मतलब एक इलेक्ट्रॉन सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जितने एटम्स उतने हमारे इलेक्ट्रॉन, है ना, उतने हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉपर एटम इज 9.0 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये आपकी दे दी गई है डेंसिटी दे दी गई है। ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक मास, कॉपर की एटॉमिक मास भी दे दी गई है। छोड़ो बात की वाली, सेकेंड वाली बात की बातें हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें निकालना में से क्या, हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले मैंने आपसे वही कहा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप फिर से पढ़ो और जो भी चीजें गिवन है हम अब वो लिखते हैं, गिवन मेरे पास क्या क्या है। ठीक है, देखो कह रहा है कि हमें ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, दैट इज हमें वीडी फाइंड आउट करना है कि भाई वीडी इज इक्वल टू क्या होगा। और कह रहा है कि कॉपर वायर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, दैट इज ए इज इक्वल टू दे दिया है, कितना दे दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, ये हमारा दे दिया है। फिर आई भी दे दिया है ना, आपने आगे पढ़ा, आई भी दे दिया है कितना
1.5 एम्पियर, ये भी आपकी गिवन है। फिर कह रहा है डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो डेंसिटी मान लो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, ठीक है। कितना दे दिया है 9 × 10⁻³ kg, याद रखना यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, kg में दिया है, मेरी बात समझना। अच्छा, आपको निकालना है बच्चे वीडी, आपको क्या निकालना है, वीडी निकालना है, मेरी बात समझो। तो आप वीडी का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हो, वीडी का फॉर्मूला ये अप्लाई करते हो I/A/N/E। चलो, आपको I पता है, आपको A पता है, आपको इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी पता है, लेकिन आपको N नहीं पता। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान समझना, सारी की सारी जो फाइटिंग होगी ना इस न्यूमेरिकल्स में, वो इसी N के लिए होंगी, मेरी बात समझ रहे हो। सारी की सारी हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो इस N के लिए। और N आपको यहाँ पर याद रखना था क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मेरी बात समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें भाई पहले वॉल्यूम तो पता चल जाए। हम जब कहते हैं ना कि नंबर जो आपके, देखो अभी क्या होता था, मेरी बात समझते चलना, कि अभी आपके क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई रहती, जब एन जो दिया रहता था वो ऑलरेडी पर यूनिट वॉल्यूम का दिया हुआ रहता था, ठीक है। और हम अब देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और हम पहले ये तो निकालते हैं भाई कि इसकी मतलब टोटल सब, अच्छा ठीक है, हमें पहले टोटल ओवरऑल ऐसे समझो कि हमें पहले एन निकालना है, ओवरऑल हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। अब सर ये एन कैसे निकाला जाए, तो n निकालने के लिए आपने पढ़ा था, मतलब कि n का मतलब क्या, नंबर ऑफ को इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपने पढ़ा था कि n हम कैसे निकालते हैं, n हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, क्लास 11th, याद आया। चलो कोई बात नहीं याद आया बताते हैं। देखो आपने कहा सर हमें वीडी चाहिए, वीडी के लिए हमें n निकालना पड़ेगा। अब सारी की सारी जो फाइटिंग होगी इस न्यूमेरिकल्स में वो होगी n के लिए। अच्छा, और क्या दिया है, देखो अब आपके न्यूमेरिकल्स में ये दे दिया, आपने जब आगे पढ़ा तो आपको दो चीजें और दी गई हैं, क्या, एक दिया आपका एवोगैड्रोस नंबर, तो ये भी हम मेंशन कर लेते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, याद रखना है कैपिटल एन से। तो ये आपका दिया है कितना, 6 × 10⁻26 पर kg एटम। और मेरी बात यहाँ ध्यान समझो, ये पर kg एटम दिया है, बेसिकली पर ग्राम होता है। तो हम क्या करते हैं ना, देखो हमारे पास हमें जो फॉर्मूला पता होता है ना एवोगैड्रो नंबर का, आपने क्या पढ़ा था, 6.023 × 10⁻23 पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में इतने एटम होते हैं। लेकिन ये क्या दे दिया, ये आपका केजी में दे दिया, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये केजी में दिया गया है। अच्छा जी, अब मेरी बात समझो, ये चीज गिवन है, ठीक है। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया है, ओके। तो हमें निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो मान लेते हैं कि हमारी जो वायर है वो बेसिकली समथिंग एल लेंथ की है। लेट कर लिया जाए क्या, कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी है, ध्यान समझते चलना, लेंथ ऑफ वायर आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ आएगा, मेरी बात पर ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना। आपको क्या दिया, लेंथ ऑफ वायर, दैट इज मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ हमारी जो वायर है वो एल थी। जैसे जब अभी इसके पहले आपने जो भी क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या हुआ था, उसमें एल दे दिया जाता था, इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर, लेकिन यहाँ पर तो एल भी नहीं दिया है। तो मान लिया भाई मैंने कि चलो मेरा जो लेंथ ऑफ वायर है वो है। अच्छा, अगर एरिया मान लो अगर ए है, लेंथ ऑफ वायर अगर एल है, तो वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा। भाई हमें पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए ना, मेरी बात समझ रहे हो, हमें पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू ये एल का हम मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा ए एल, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, ए एल निकाल गया। अब मेरी बात समझना, यहां से एक चीज और आपको समझना पड़ेगा। देखो एक सिंपल सी हम बात बताते हैं, क्या, अगर आपको नंबर ऑफ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करने थे, है ना, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट से आप अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स अगर निकालना चाहते थे तो आप कैसे निकालते थे, याद है, आप ये कहते थे क्या, देखो याद आ रहा है फॉर्मूला, हम कहते थे ग्राम एटॉमिक मास, है ना। और हम बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कौन सा एटम है, कॉपर की वायर बनाई गई है, और पर्टिकुलर उसका कोई मास भी होगा, ठीक है। तो फिलहाल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, मान लो अगर हम एक फॉर्मूला अगर आपको बताना चाहें तो आप ये कहते थे ना, मान लो आप जैसे कॉपर आपने लिया है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या होता था, एटॉमिक मास, ये सब क्लास 9 की चीज है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, और एटॉमिक मास ऑफ Cu, केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ Cu इज इक्वल टू होता था एवोगैड्रोस नंबर, हम एवोगैड्रो यानी कि नंबर ऑफ जो हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे वो हम ऐसे ही निकालते थे, ठीक है ना,
कैसे, हम ये देखते थे कि पर्टिकुलर 1 ग्राम में कितने एवोगैड्रोस, तो एवोगैड्रो सर ने ये डिफाइन किया कि भाई आप किसी भी एटम का, आप किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास निकालो। अगर वो एलिमेंट है तो आप उसका ग्राम एटॉमिक मास निकालो। अगर वो एक मान लो अगर कोई एक सब्सटेंस है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मान लो अगर यहाँ पे कॉपर मान लो ना होकर के मान लो वाटर होता तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, समझ रहे हो मेरी बात, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ना, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो यहाँ पे वाटर नहीं होता, मान लो अगर कोई NaCl होता है या HCl कुछ भी होता तो आप कहते मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अरे मेरी बात समझ, ये एवोगैड्रोस, ये सबसे बढ़िया सा तरीका है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, है ना। अगर एलिमेंट है तो आप एटॉमिक मास बोलोगे भाई, अगर एलिमेंट्स है तो एटॉमिक मास बोलोगे। और मान लो अगर एक से ज्यादा अगर एटम्स है तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, आप उसके लिए फिर बोलोगे मॉलिक्यूलर मास। तो फिलहाल यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कॉपर वायर है तो हम कॉपर वायर का हम क्या निकाल लें, एटॉमिक मास। अब देखो कॉपर वायर का एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता क्या है, कितना होता है कॉपर वायर का एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपका वो भी आपकी चीज गिवन है, कितनी दी गई 63.5। तो हमने ये पता चला कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर है ना, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर तो कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होता है 63.5 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 63.5 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। कितना होता है भाई एवोगैड्रोस नंबर, तो ये आपका होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है क्या, इतने आपके एटम्स, समझ रहे हो, इतने एटम ना, यानी कि ये बढ़िया सा तरीका है एवोगैड्रोस। समझ लो मेरी बात, ये क्लास 9 की बात है भाई। देखो फिर से समझो, अगर आपको निकालना है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे हम एक चीज गलत लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स की हम बात कर रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। मान लो अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालना होता है, मान लो अगर वाटर होते तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ, मतलब ऐसे कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। और यहाँ पे हम जो एवोगैड्रोस नंबर लिखते हैं उसके आगे हम लिखते हैं मॉलिक्यूल्स। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना आएगा 18, तो 18 ग्राम इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स। अब मेरी बात समझना, आपको 63.5 ग्राम का आपको पता है, तो आपको अगर 1 ग्राम का निकालना होगा बच्चे तो आप क्या करोगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, तो क्या कहोगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन, मेरी बात समझना, हाँ अभी आप जान रहे हो कि वहां पे कुछ और दिया है, और हम यहाँ पे अभी ये चीज हम अभी ये कैसे लेकर के चल रहे हैं, एटम पर एटम, मतलब जो हमारे एटम्स हैं वो पर ग्राम है, मतलब है ना, समझ रहे मेरी बात, पर ग्राम एटम्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो वो दिया है हमारा केजी में, आते हैं उस पर। फिलहाल ये हमारी बेसिक सी आइडिया, किसी भी क्वेश्चन में यही सारा का सारा हमें लगाना पड़ेगा, अगर वो पर केजी अगर नहीं दिया होता तो, है ना। चलो, तो हमने कहा 1 ग्राम का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा भाई। ये वही वाली बात होगी ना आलू सब्जी वाली की, भैया मार्केट में गए और हमें इतने केजी आलू का दाम इतना है तो हमें 1 केजी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यूनिटरी मेथड, सिंपल से जिसको आप वर्ड में बोलते हो, इतनी बातें तो आपको पता है। तो इतने एटम्स, इतने एटम्स। अच्छा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो एवोगैड्रोस नंबर दिया है वो आपका 6.26 इंटू 10⁻26 पर केजी एटम दिया है, और जो आपकी डेंसिटी है वो भी केजी पर मीटर क्यूब में दिया है। तो इसका मतलब है कि हमें भी इसको क्या करना पड़ेगा, केजी में बदलना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, और वो ऑलरेडी आपका केजी में दिया, तो आप ये कहोगे यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ये कहोगे कि 1 केजी, है ना। अगर कॉपर की मान लो अगर 1 केजी हमारे पास अगर अमाउंट होती तो उस 1 केजी में हम अब कितने लेते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 20, देखो कितना दिया 26, है ना, पर केजी एटम अपॉन, ये हमारा वैसे ही रहेगा 63.5, ये वैसे ही रहेगा, बस हम इसको चेंज कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं है समझ में, चलो आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, आपने सर ये कैसे कर दिया। देखो ग्राम है, आप अगर इसको केजी में अगर कन्वर्ट करोगे, मेरी बात समझे बच्चे, अगर आप इसे अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। तो ये जो 1000 आएगा जब आप उसको उधर भेजोगे तो 10 टू द पावर 3 और 10 टू पावर 23 इंटू 10 पावर 3 कितना हो जाएगा, 10/26। तो या तो आप ऐसे अपने बेसिक वाले फॉर्मूले से कर लो, या जो गिवन है वो रख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि आपका जो वायर है वो कितने केजी का है, कोई जरूरी है केजी में ही होगा, नहीं पता ना।
आपको नहीं पता ना कि आपका वायर कितने केजी का है, तो आप निकालोगे क्या, मास ऑफ कॉपर वायर। क्या निकालोगे, मास ऑफ कॉपर वायर। तो यहाँ पे मैंने आप इसलिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जगह थोड़ा सा मैंने छोड़ा था, तो आप यहाँ से आपने वॉल्यूम निकाल लिया, तो आप क्या निकाल लो, मास ऑफ कॉपर वायर। तो भाई कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, इनटू डेंसिटी। यही गाना याद करना और कोई मत याद करना। ओके ओके ठीक, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे, कोई बात नहीं, ट्वेल्थ में आ गया थोड़ा बहुत सीखे हो गया सर, इतना नहीं सर, हम तो बड़े सीधे साधे बच्चे हैं। ओके कोई बात नहीं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारी कितनी है, AL, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हमारी कितनी है, डेंसिटी है मेरे पास, ओके ओके, हमने डेंसिटी को क्या माना है, D, चलो ठीक है हम D ले लेते हैं, ALD, मत रखो वैल्यू, वैल्यू भी मत रखो, ठीक है ना, केवल AL इंटू D। ओके ओके ओके, तो आपने कहा सर मेरे पास मास जो कॉपर, मेरे पास जो कॉपर वायर की जो अमाउंट है, जो मास है वो इतनी है। अब क्या पता क्या आपके पास कॉपर वायर 1 kg है, नहीं, आपने ये 1 kg में बता दिया कि 1 kg में इतने आपके एटम्स होंगे, समझ रहे हो, इतने एटम्स होंगे, लेकिन आपके पास वायर तो 1 kg नहीं ना, आपके पास वायर कितना है, आपके पास वायर है ALD kg। तो भाई आपने जब 1 kg का निकाल लिया, तो आपको इतने kg का निकालना है, A इंटू L इंटू D kg का निकालना है, तो क्या करोगे, तो आप कहोगे ना, क्या, टोटल है ना, टोटल मास यानी कि कितना, ALD कंटेन, TATATAIN, ओके, कंटेन्स कितने हो जाएंगे। तो अब भाई देखो यूनिटरी मेथड, भैया मार्केट गए, दुकानदार से बोले भैया मेरे को ये आलू चाहिए, ठीक है, 10 किलो आलू चाहिए, तो आप उससे पूछेगा ना कि भाई 1 kg का दाम बताओ, तो वो उसने बोला भैया देखो 1 kg का जो दाम है भाई वो है 5 रुपए किलो, ऐसे मिलेगा नहीं, 5 रुपए किलो मार के भगा देगा, तो 5 रुपए किलो, तो 10 किलो का 10 kg का दाम कितना हो जाएगा, 5 इंटू आप 10 करोगे, सेम वही काम, आपको 1 kg का पता है, आपको इतने kg का निकालना है, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 26 अपॉन 63.5 इंटू ALD। समझ रहे हो मेरी बात, इतने एटम्स। अच्छा मेरी बात समझना, अब आपको पता है कि ये एटम्स हैं ना, और आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एक एटम है वो एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इतने सारे एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। तो हमने ये कहा भाई कि सिंस each atoms contain 1 conduction electron, 1 conduction electron, ठीक है, एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्ट कर रहा है, हाँ, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें इलेक्ट्रॉन की नंबर कैसे लेनी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, हम पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हमें वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या कि हमें वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। बात समझ रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए इसके पहले, मैं जान रहा था कि आप ये डायरेक्ट ही पूछोगे सर पर यूनिट वॉल्यूम क्यों, ठीक है। तो हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम का लेने का मतलब क्या है कि हमें इतने में क्या करना पड़ेगा, यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि अगर ईच एटम कंटेन्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने एटम्स के पास इतने टोटल एटम्स हैं, और एक एटम्स अगर एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है तो इतने सारे एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, भाई इतने ही तो निकालेंगे। कंफ्यूजन है क्या, अरे भाई मेरी बात समझो, आप लोग 10 बच्चे हो, और हम कह रहे हैं कि हर एक बच्चा 1-1 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 10 बच्चा कितना करेगा, 10 रुपए, है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इतने एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, इतने ही, हाँ, है ना। तो हमने कहा 6 इंटू 10 टू द पावर 26 अपॉन 63.5 इंटू ALD, इतना मास था हमारा। अच्छा, हमने कहा पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो कितनी थी, वॉल्यूम थी आपकी A इंटू एल, और A इंटू एल से ये इंटू एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, इतना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना, 6 इंटू 10 टू पावर 26 अपॉन, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब दिख रहा है 63.5 इंटू
इंटू इंटू इंटू डी डी डी। ओके, डी की देखो वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू आपने लिखी है कितनी, 9 इंटू 10⁻3। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना? अब आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। क्या किया जाए, तो इस 6 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना हो जाएगा, 9 6 9 54। ओके, 54 इंटू 10⁻26 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 29/63.5। अब बोलो अब क्या किया जाए? ओके, ऐसा करते हैं, हम इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना हो जाएगा, 540/635 इंटू 10⁻29। ठीक है, अब इसको क्या करो ना, अब एक बार 5 से कट कर लो। ठीक है, क्या कर लो, कट कर लो। तो देखो ये कितना पे कटेगा, ये 5 से ले जाओ, 5 पंजा और 0 5 40 108, और ये कट जाएगा 5 पंजा और बचेगा 5 दूना 10 और 5 35 127। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, 108/127। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर लिख लो आप साफ साफ, एक बार आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आप मेरे साथ चलो, अगर आप मेरे से अगर बढ़िया सॉल्व कर सकते हो तो आप बहुत अच्छी, नो प्रॉब्लम, हमें क्या दिक्कत है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो देखो, हम इसको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, 108 है, 1/27 है, तो अभी भी ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऊपर नीचे, हम देखो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंटू 10 करने वाले हैं और यहाँ पर भी इंटू 10 करने वाले हैं, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁻1 और 29 माइनस 10⁻⁻1 दैट इज 28, और ये हो जाएगा आपके पास। देखो डायरेक्टली यहाँ से हम कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1080 इंटू 10⁻28/127। अब आप 127 से डायरेक्टली जो जैसे बच्चे वाले जो डिवाइड करते हैं ना, 1080 ये है ना 127, अब इसको ऐसे डिवाइड कर लो, तो आप जो डिवाइड करो, अब इतना तो हम नहीं करेंगे तो ये आएगा आपका 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये आपकी आगे वैल्यू n की। यहां तक कहानी चली n की, बात मेरी समझ रहे हो ना? नहीं आया समझ में ना, तो आप एक बार फिर से जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां पर ज्यादा फोकस करके देखो बच्चे, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया, यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आया होगा, कुछ नहीं है भाई, 1 ग्राम है ना, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया केजी में। अब आपको नहीं पता कि आपके पास वायर कितनी है, तो आपने कहा चलो मान लेते भाई मेरी अगर वायर की लेंथ अगर L है, वॉल्यूम तो कितना होगा, इंटू L होगा, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो AL इंटू डी, सिंपल, AL इंटू डी। अब AL इंटू डी, तो हमें पता चल गया कि भैया हमारे पास इतने केजी जो है वायर हैं। अब 1 केजी का हमने निकाल लिया है कि 1 केजी में भाई इतने आइटम्स होते हैं, भाई एवोगैड्रोस नंबर, सिंपल सा मेथड मैंने आपको जो बताया याद रखना है। ठीक है, ये क्लास 9th की चीज़ है भाई, बात समझना, ये क्लास 9th की चीज़ है, अगर आप 9th में अच्छे से पढ़े होगे तो। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया n। फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए VD ना, चलो अब हमसे मिटाते हैं। ओके सर, तो फाइनली हम जानते हैं VD इज इक्वल टू क्या होता है, VD इज इक्वल टू I/ANE। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है, 1.5, ये आपकी गिवन है ना, और A की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 10⁻⁻7 इंटू n की वैल्यू दी गई है। n की वैल्यू आपने थोड़ी देर पहले निकाला, क्या, 8.5 इंटू 10⁻28 और इंटू E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, देखो इसको हम कुछ ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 को रहने दो और 8.5 1.6 को आप उसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आपका आएगा 13.6 इंटू, देखो ये आपका टोटल ओवरऑल कितना आएगा, एक मिनट, ठीक है, सही है। ओके, आप इनका मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपका जो ओवरऑल आएगा वो आ जाएगा कितना, जी देखो ये -19 है और ये 7 है ना, -7, तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, माइनस का 26 और माइनस का 26 और इंटू 10⁻28, तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि इंटू 10⁻2। अब देखो क्या किया जाए, तो इनको हम क्या कर ले, 10 आउट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर ले, मतलब कि 1.5 ऐसे समझ लो अपॉन 10 इंटू और इंटू 10, तो जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास रहेगा 15/136 इंटू 10, देखो इस 10/10 हमको इसको ऊपर भेज देते हैं, इंटू कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10⁻²।
अब देखो क्या करें, अभी ये 15 अभी थोड़ा सा छोटा है ना, तो 15 को हम बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं 10/10 कर दें, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 150। अब देखो 10 कैसे मल्टीप्लाई ना करो, आप इस 10 को ऊपर की तरफ भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 136 और इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻2 यानी कि 10⁻3। समझ रहे हो, ये गया ऊपर 10 इंटू कितना हो गया 10⁻1 10⁻2 कितना हो गया, ऐड हो गया 10⁻3 हो गया। आप इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार में कटेगा, ये 1 पॉइंट में कटेगा, 1.1 इंटू 10⁻³ क्या मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, बस ये कहानी है इस क्वेश्चन की। आई बस में, अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है, अब मेरी बात समझो। आपको क्या करना है कि आपको इस क्वेश्चन में जितने भी नए कॉन्सेप्ट पता चले ना, आपको अपनी उस फॉर्मूले वाली कॉपी में मेंशन कर देना है। समझ रहे हो मेरी बात, यही तरीका है बच्चे पढ़ने का, बहुत बढ़िया सा तरीका बता रहे हैं ये चीज, हम लोग ये चीज फॉलो करते थे, ठीक है, आज से बहुत 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 साल पहले, ज्यादा भी नहीं, 2012 में ओके, तो कुछ बच्चे गेस कर रहे हैं, अच्छा से 2012, हाँ ओके ठीक, आ जाओ ठीक है, इतनी बातें पता चली। ओके देखो जाओ, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो इसका बी पार्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, साफ साफ ये कह रहा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि ये जो आपने अभी ये जो वीडी निकाला ना, ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विद किसके साथ, पहला थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग द करंट। ओके, तो आपने ये जो भी वीडी निकाला है, आपको इस वीडी का करना है कंपैरिजन, किसके साथ करना है, थर्मल स्पीड। अब भाई ये क्या चीज है, ये क्या बला है थर्मल स्पीड, आपने फिर इसे क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो जो थर्मल स्पीड का बच्चे जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पर, है ना, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, ओके, नॉर्मल जो हम लेते हैं, है ना, और नॉर्मल हमारी जो रूम टेम्परेचर, ये याद रखना, K = कितना लेते हैं 300 केल्विन, सॉरी T = कितना लेते हैं, T = कितना लेते हैं 300 केल्विन, ये हम केल्विन में लेते हैं नॉर्मल हमारी जो रूम। तो फॉर्मूला क्या होता है V का, है ना, थर्मल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर, देखो कितने बच्चों को याद आएगा, 3kT/m, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻20 जूल पर केल्विन दिया है। चलो अब कुछ बच्चे अगर जानना चाहते हो बच्चे कि ये चीज आई कहां से, देखो अब ये है क्लास 11th की चीज, सर मत लिखिए, सर क्लास 11th सर मत लिखिए, क्लास 11th मत लिखिए, नहीं हम लिखेगा भाई, देखो ये क्लास 11th की चीज है। आपने क्या पढ़ा था, कई बच्चों को देखो याद होगा, हम जिन बच्चों को पढ़ाए हैं शायद उनको याद होगा, पता नहीं वो बच्चे भी भूल ही गए होंगे। ओके, आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम बात करें फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता की कोटियां, तो ये होता है E = होता है ½ kT, ये फॉर्मूला था ½ kT, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था E = क्या था 3/2 kT, ठीक है। और हम फिर एक और E का फॉर्मूला जानते थे, E = ½ mv²। अब ये भी E है, ये भी E है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ½ mv² = 3/2 kT, ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो v² = कितना हो जाएगा 3 kT/m, सो v = कितना हो जाएगा √3 kT/m, ये इस तरीके से आता था, ठीक है। ये बढ़िया, v = तो डायरेक्टली इतना नहीं, छोड़ो जाने दो, ये तो 11th वाली बात है। तो v = क्या हो जाएगा √3 kT/m, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मिला। और आपको याद रखना है कि टी यहाँ पे हम एज अ नॉर्मल, मतलब हमारी जो वायर है ना, हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो वायर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो फ्री है ना, वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करता है ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि आपकी जो फ्लाइज, जो मक्खी होती है
हाउस फ्लाई जो होती है वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करती है आपकी। एक मान लो अगर पतंग अगर आप स्काई में उड़ा रहे हो, है ना, तो उसके लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना। कोई भी मान लो अगर कीड़ा अगर किसी जमीन में चल रहा है, ठीक है, तो जमीन में अगर वो चल रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 2 ही होती है, या तो वो लेफ्ट चलेगा या तो राइट चलेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन ना, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 होती है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि अगर स्पेस में कोई चीज अगर मूव कर रही है ना तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। जैसे कि फ्लाई मक्खी उड़ती है स्पेस में, है ना, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। चलो इसी बात समझ में, चलो ये कहानी थी क्लास 11th की। तो भाई निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू के की वैल्यू भाई मेरे पास कितनी है, देखो के देखो दिया है, कितना दिया है 1 कि हमें रखना है 300। के दिया नहीं होता है कि हमें याद रखना था कि हमारा जो कोई भी मान लो अगर कंडक्टर नॉर्मल एक वायर है तो हम उसे रूम टेम्परेचर पर ही लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा के की वैल्यू देखो कितनी है, हमें रखना है 300 इंटू टी हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे यार उल्टा बोल दे रहे हैं, क्यों उल्टा बोल रहे हैं। के हमारा जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सॉरी, ठीक है। के हमारा क्या है, के हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कितना होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर केल्विन में लेते हैं अपॉन एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने बच्चों को पता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg, है ना, ये हमारी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब भैया इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व किया जाए सर, कैसे सॉल्व किया जाए, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करो, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करो, वो ऊपर वाला नहीं, ये वाला ऊपर वाला। भाई कहाँ चले जा रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो। देखो 3 इंटू 1.38 इंटू 300, है ना, तो हमने पूरे का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला क्या 1242, ठीक है, इंटू, अब देखो ये 10⁻23 है और 10⁻31 को ऊपर भेज दो तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 23 इंटू 31 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास नियर अबाउट हो जाएगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ना, तो 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 23 और 7 30 और 1 8, यानी कि 10 टू द पावर प्लस में जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 9.1। अब मेरी बात है समझना, आप इस 10 टू पावर 8 को बाहर निकाल लो, ये अंडर रूट में है ना, कोई बात नहीं। देखो 10 टू पावर 8 का मतलब क्या है, 10 टू पावर, मेरी बात समझना, 10 टू पावर 8 का मतलब क्या है, मतलब 8 बार 0, 8 बार 0 का पेयर बनाओगे तो पेयर कितने का बनेगा, 4 बार का पेयर बनेगा, समझ लो मेरी बात, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4, ये निकल गया बाहर। और अब क्या करो, इसमें आप क्या कर लो, 10 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 12420 अपॉन 91। अब आप इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड जब करोगे तो आपका लगभग ये कितना आएगा, 10 टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट, ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड जब करोगे तो आएगा 136.48, ठीक है, इतना आएगा आप ये आप करोगे भाई, है ना, हम भी ये रफ में किए हैं, ठीक है, तब आपको जाकर के नोट्स में ये आपको चीजें मिली हैं, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब कैसे करते थे, किन बच्चों को पता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम अप्लाई करते थे, मतलब सॉरी स्क्वायर रूट वाला हम जो मेथड अप्लाई करते थे, ये वाला याद आया, ये पेयर बनाते थे, है ना, ये यहाँ से ऐसे पेयर बनाते थे, 3 बार पेयर ऐसे करके बनाते थे, ठीक है, कितनी बार में ले जाते थे, फिर हम इसको लगभग 1 टाइम में ले जाते थे। आ रहे याद, नहीं आ रहा, हम ये सारा नहीं करने वाले हैं, ठीक है, 1 बार में ले जाते थे। फिर मेरी बात समझ रहे हो, फिर यहाँ पर हम क्या करते थे, ठीक है, यहाँ पर हम फिर क्या करते थे, 1 1 हम इसको ऐड करते थे। अब फिर यहाँ पर हमारा जो 0 हो गया, ये फिर 3 6 को यहाँ पर शो करते थे। अब हम क्या करते थे, फिर हम यहाँ पर हम ये देखते थे कि, मतलब समझ रहे हो ना, कई बच्चे तो कह रहे हैं सर क्या बता रहे हैं, तो बच्चों वाला काम है ना, तो लगभग 1 टाइम में अगर हम ले जाएंगे तो 21 2 टाइम में लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हम इसको कितनी बार में, लगभग फिर से 1 टाइम में हम इसको फिर से ले जाते थे, ठीक है, तो समथिंग इस तरीके से करके ले जाते थे ना। मेरी बात समझ लो, जब आप इसको जब इतना ले जाओगे तो ये आपका आएगा 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यहीं तक देखो आपको इतना ही पता चल गया, तो 10 टू दी पावर 4 इंटू 11 पॉइंट समथिंग आपका आएगा 6। तो अब जब इसका 11 पॉइंट, इसका एक और पॉइंट इधर किसका, तो कितना हो जाएगा 1.16 इंटू 10 टू द पावर, एक पॉइंट इधर आ गया तो कितना हो गया 5, है ना। तो ये आपने निकाल लिया क्या, v, मतलब थर्मल अपनी स्पीड निकाल ली, आपने थर्मल स्पीड निकाली। कंपैरिजन करना है मतलब कितने टाइम है, तो देखो आपने vd निकाला था कितना 1.1 इंटू 10 टू पावर -3, और आपने v कितना निकाला 1.1 इंटू 10 टू पावर 5। देख लो कितना ज्यादा, हमारी थर्मल स्पीड कितनी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू vd वाले से। तो अगर हम कंपेरिजन करें, है ना, तो हम कहेंगे सो
वी डी अपॉन वी इज इक्वल टू, वी डी की वैल्यू कितनी थी, वी डी की वैल्यू थी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 और अपॉन वी की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5। ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा 10 टू द पावर -8। मतलब इतने टाइम कह सकते हो कि छोटा है हमारा वी डी, ठीक है ना, इतने टाइम छोटा हमारे थर्मल स्पीड से। समझ गए ये बात, ठीक है, इतने टाइम छोटा है, मतलब इतने टाइम उसकी स्पीड कम है कह सकते हो ना, 10 टू -8 टाइम कम है, समझो, बहुत कम होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड, बहुत ही कम होती है थर्मल स्पीड के कंपेरिजन में। क्लियर है इतनी बातें? ओके, सी पार्ट देखते हैं इसका। ओके, सी नहीं, इसका बेसिकली सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो बी का सेकेंड पार्ट, ठीक है, बी का सेकेंड पार्ट, बी का सेकेंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है। बी का सेकेंड पार्ट बेसिकली ये बोल रहा है कि सेम वही चीज है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, है ना, ऑब्टेन अबव विद, सेकेंड पार्ट पढ़ो, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेज द ड्रिफ्ट। ओके, देखो तो आपको स्पीड ऑफ क्या निकालना है, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको स्पीड निकालना है जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट बेसिकली वेलोसिटी हो रही थी। तो एक बात याद रखना, क्या कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ हमारी होती है डायरेक्टली। देखो हम लाइट नहीं कह सकते हैं, लाइट कहेंगे तो आप कहोगे ये सर कैसे लाइट से कैसे कनेक्ट कर दिए, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज हमारी ये लाइट की स्पीड की क्या होती है, इक्वल होती है। तो लाइट की स्पीड आपको पता है दैट इज सी इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यानी कि इतनी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक है। अब आपको इसका कंपैरिजन करना है फिर से किससे, वीडी से। सो वीडी इज इक्वल टू वीडी अपॉन सी, वीडी अपॉन सी इज इक्वल टू, वीडी की वैल्यू कितनी थी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर 8 के ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 0.36 इंटू 10 टू द पावर -11। इतने टाइम जो हमारी होगी वीडी क्या होगी, छोटी होगी सी से। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया आपको? ओके बच्चे, देखो तो यहाँ से हमने अभी केवल पता है आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप जस्ट पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लो, ठीक है, और आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाओ। और देखो अभी हमने जो पता है, अभी हमने ये जितने भी अभी हमने जो क्वेश्चन लगाए ना वो हमारे सारे के सारे बेस्ड थे आई इज इक्वल टू ANE VD और वो मोबिलिटी वाले क्वेश्चन पर हमारे ये बेस्ड थे, ठीक है, और एक हमारा सिग्मा वाला भी बेस्ड था। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, आपने करंट डेंसिटी पढ़ा था, आपने V अपॉन I वाला तो अभी बचा ही, VR I वाला तो पूरा का पूरा बचा है, रो वाला भी अभी बचा है, अब वो भी सारी चीजें बची हैं। तो जस्ट इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते यहीं पर, क्योंकि ये वीडियो हो गया है बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है, लगभग 1 घंटे का हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं, और जो भी आपको चीजें अगर समझ में आई हैं ऑनेस्टली तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर अच्छा पढ़ाया है, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेरे को समझ में आ गया नहीं आया, जैसा भी है आप ऑनेस्टली बताओगे, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने प्लीज फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर लेना, ठीक है ना, जिससे कि मेरा ही फायदा हो, आपका तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आपका फायदा हो रहा है, ठीक है, तो दोनों का फायदा हो। क्लियर है, चलो ये बात क्लियर रखते हैं कि आपका ही फायदा हो और मेरा ही फायदा हो, है ना, ये बात होनी चाहिए भाई, ठीक है। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी, है ना, हमारी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, हमने भी न्यूमेरिकल्स, ये हमारे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा न्यूमेरिकल था ये, और हमने इसको सॉल्व कर लिया फाइनली। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहो। और मैंने आपको जैसे बताया कि जब आप न्यूमेरिकल करो तो आप कोशिश क्या करो कि न्यूमेरिकल में जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगा है ना, जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज हुआ, आप उस चीज को जरूर नोट डाउन किया करो, बहुत ज्यादा काम आएगा ये। अगर आप फर्दर अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी, और बोर्ड के एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली 100%। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।